वैदिक ज्योतिष के अंदर 12 भाव अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आपके सबसे पहले आपके तन को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो लगन भाव है। भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि हर घर एक भावना को रिप्रेजेंट करता है। इन बड़े अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हर घर एक आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। भावनाएं हैं जो आपकी पूरी इंटायर लाइफ को रन करती हैं, चलाती हैं। तो इसलिए इसको हमने भाव से जोड़ दिया। ये जो 12 भाव हैं, ये आपकी ज़िंदगी का एंटायर लाइफ का, बचपन से लेके जब आप पैदा हुए तब से लेके अंत तक का जो निचोड़ है, ये 12 भावों के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही 12 भाव आपके लाइफ के 12 जो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, 12 लाइफ के अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो शाखाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरता है। तो वो 12 भावों में सारा बटा हुआ है। कंप्लीटली 12 भाव में उसको बांट के हम पूरा टेन्योर लाइफ का जो है वो कैलकुलेट करते हैं। भाव जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि भाव स्थिर है, राशियाँ परिवर्तनशील है। राशियाँ हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है, भाव फिक्स रहते हैं। 360 डिग्री के इक्वल 12 हिस्से हम कन्वर्ट करते हैं, और जो 360 डिग्री के 30 डिग्री के 12 हिस्से होते हैं, उसमें जो पहला 30 डिग्री है वो प्रथम भाव है, दूसरा 60 डिग्री है वो दूसरा भाव है, फिर 90 डिग्री का तीसरा भाव है। इस प्रकार से 360 डिग्री के हम लोग 12 भाव जो है वो स्थिर है। काल पुरुष कुंडली का एक सिद्धांत है कि अगर आप एक नंबर रेफरेंस से आप ना पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं अंगों का। अब काल पुरुष कुंडली का सिद्धांत क्या है कि अगर एक नंबर घर की हम बात कर रहे हैं तो वो आपके चेहरे को, आपके खुद की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा घर आपकी आईज को रिप्रेजेंट, एक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड हाउस आपकी बाजू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कंधों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके गले को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा भाव जो है वो आपके चेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पंचम आपके पेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। छठा भाव आपके लोअर एब्डोमेन को, बैक को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। सप्तम भाव आपके जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अष्टम भाव जो आपका एग्जिट पॉइंट है शरीर का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नवा भाव आपकी थाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दशम भाव आपके घुटनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11वां भाव आपकी पिंडलियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 12वां भाव है वो आपकी एक आइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस आपके पैरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी भाव जो है वो किसी भी चीज़ का एलिजिबिलिटी, कोई आदमी किस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो भाव डिसाइड करता है। भावेश होता है वो उसकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करता है, और भाव का जो कारक होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो सक्सेस को एंजॉय करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जिनके पास में जो एलिजिबल होते हैं वो एलिजिबल होकर के धन कमाने के लिए एलिजिबल है। प्रथम भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रथम भाव मस्तिष्क का है, तो मस्तिष्क के अंदर सारी हमारी जो सेंसरियों को कंट्रोल करने का हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है पूरा का पूरा वो प्रथम भाव में है। इसलिए प्रथम भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रथम भाव आत्मा है। प्रथम भाव के अंदर मनुष्य का व्यक्तित्व का जो एक्सप्लोरेशन करना है वो प्रथम भाव से होगा। प्रथम भाव में कौन सी राशि आएगी, कौन से ग्रह आएंगे, वो सारे मिलकर के मनुष्य की जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी का पूरा विवेचन प्रथम भाव से होगा। द्वितीय भाव जो है वो द्वितीय भाव के अंदर हमारी जो पांचों इंद्रियां, जैसे माउथ का हुआ तो इसमें पांचों इंद्रियां आती है, तो वो धन भाव है। धन भाव का मतलब ये हो गया कि खाली वेल्थ नहीं है। धन भाव का मतलब ये है कि द्वितीय भाव के अंदर उसका कुटुंब परिवार जो है वो भी द्वितीय भाव है। उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो भी द्वितीय भाव है, क्योंकि जो पारिवारिक संस्कारिक शिक्षा जो प्राप्त करता है मनुष्य पहले, वो द्वितीय भाव से करता है। दूसरा द्वितीय भाव विद्या का भाव इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पांचों सेंसरीज हमारी जो होती है वो द्वितीय भाव में होती है। तो मनुष्य को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारिक ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो इंद्रियों के सहारे प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्रतिपादित जो ज्ञान होता है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। कोई भी चीज़ जैसे देख करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके या व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो द्वितीय भाव है। उसके बाद में द्वितीय भाव के बाद में तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का होता है। तृतीय भाव जो है वो शोल्डर है। शोल्डर का मतलब जब भी मनुष्य कोई कर्म करेगा, पराक्रम करेगा, तो उसके अंदर उसकी शोल्डर की भुजाओं की जो ताकत है वो तृतीय भाव से आएगी। और तृतीय भाव भाई बहन का, छोटे भाई बहन का भी होता है। जैसे भ्राता है, छोटा भाई है, वो तृतीय भाव, क्योंकि शोल्डर के बराबर का हमारा साथीदार जो होगा वो हमारा भाई होगा। इसलिए तृतीय भाव जो है वो साहस है, हिम्मत है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन है। तृतीय भाव मीडिया है। तृतीय भाव में
बहुत सारी चीज़ें जो है वो तृतीय भाव रिप्रेजेंट करती है। तृतीय भाव के बाद में जब चतुर्थ भाव जाते हैं तो चतुर्थ भाव माता का भी माना जाता है। माता सबसे बड़ा सुख का कारण है, जो निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करता है तो माता करती है। चतुर्थ भाव जो है उससे हम हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा वाहन सुख, हमारा इंटेलिजेंस। चतुर्थ भाव जो है वो दशम से सप्तम होने से चतुर्थ भाव पताल है, पताल भी माना जाता है उसको। तो जो भी गड़ा हुआ धन है या चतुर्थ में हाउस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जितनी भी हमारी जो संपत्ति होती है, उसका मूल्यांकन भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव द्वितीय से तृतीय हो गया, तृतीय से सेकंड हो गया, पहले से चौथा हो गया। तो चतुर्थ भाव को भी हम मूल्यांकन करेंगे तो उसको सारे भाव से उसकी क्या पोजीशन बनती है वो भी हमको देखनी होगी। उसके बाद में पांचवा भाव जो है उदर का आ गया, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पेट का होने की वजह से स्त्रियों के लिए पंचम भाव, बच्चों का जो है वो पंचम भाव है। पंचम भाव में जो बच्चों की जो स्थिति है वो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव शिक्षा का भी माना जाता है, पंचम भाव बुद्धि का भी माना जाता है, पंचम भाव स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसका भी माना जाता है। पंचम भाव से हमारे को संतति का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखा जाता है। दूसरा, उसके बाद में छठा भाव आता है। छठा भाव जो है वो हमारा कटी कमर का भाव जो है वो है। छठा भाव को हम लोग ऋण रिपु और शत्रु का जो भाव होता है, ऋण रिपु और रोग का भाव मानते हैं। उससे षष्ठम भाव से हम आदमी की जो लड़ने की जो क्षमता है वो देखी जाती है। आदमी का जो फाइट करने का स्ट्रेंथ है, कितना कैपेसिटी है वो देखा जाता है। छठा भाव जो है वो दसम से नौवां है, कर्म का भाग्य है, नौवें से दसवां है, इसलिए छठे भाव को हम सेकंड हाउस ऑफ प्रोफेशन भी पकड़ते हैं। छठे भाव के बाद में सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव जो है वो पोलराइजेशन है, प्रथम भाव का अपोजिट भाव सप्तम भाव होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग का भाव सप्तम होता है, तो प्रथम भाव का जो विपरीत भाव होगा वो सप्तम होगा। तो सप्तम भाव जो है वो हम लोग स्त्री का पकड़ते हैं या अपोजिट सेक्स का पकड़ते हैं, या पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, या किसी भी चीज़ का व्यापार करना है तो हमें सप्तम भाव जो है अपोजिट होने के नाते हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ में थॉट एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी कंप्रोमाइजिंग कैपेसिटी है, हमारी जो मैच्योरिटी है वो सप्तम भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव जो है वो स्त्री सुख का भी है, और हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो लिंग भेद जो है, जेंडर का जो डिफरेंसेस है वो प्रथम और सप्तम भाव जो है वो डिसाइड करता है। उसके बाद में अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव, उससे आयु भाव कहा जाता है। अष्टम भाव आयु भाव है। अष्टम भाव गुप्त भाव माना जाता है, इससे गुप्त विद्या देखी जाती है, इससे गुप्त धन देखा जाता है। जैसे किसी का भी गुप्त धन है, स्पेक्युलेटिव गेन है, या किसी को गड़ा हुआ धन मिलेगा, या आठवां भाव जो है वो गुप्त होने की वजह से इनविजिबल हाउस, इनविजिबल वर्ड जो है वो पूरा का पूरा अष्टम भाव से रिलेटेड होता है। इस प्रकार का ज्ञान, जो ज्ञान मन से स्वतः ही उत्पन्न होकर के हमारी इंद्रियों को वशीभूत कर ले, जिसके अंदर पूरा विश्वास हो, जिसको हम व्यवहारिकता के आधार पे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम साबित नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी हमें उसको मानने के लिए विश्वास के सहारे हमें उसे मानना पड़े, वो अष्टम भाव है। जैसे अष्टम भाव से जैसे ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, ये जो भी प्रकार की जो विद्याएं होती है वो सब अष्टम भाव है। क्योंकि मृत्यु, अष्टम भाव मृत्यु जो है वो आदमी को गुप्त है। मृत्यु कभी आदमी देख नहीं सकता, खुद मृत्यु का दर्शन नहीं कर सकता, मृत्यु इनविजिबल है। इसलिए अष्टम भाव को आयु भाव जो है, और इनविजिबल वर्ड, जो भी इनविजिबल प्रॉपर्टी है, उस इनविजिबल प्रॉपर्टीज़ को अष्टम भाव से ही देखा जाता है पूरा का पूरा। अष्टम भाव, उसके बाद में नवम भाव आता है। नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान भी पकड़ा जाता है, थाइस का स्थान भी पकड़ा जाता है। नवम भाव जो है, जैसे नवम भाव में किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ, अगर उसका जन्म ही अगर अच्छे घर में हुआ है, किसी रिच फैमिली में जन्म हुआ है, तो वो नवम भाव पिता का भी माना जाता है, या हायर एजुकेशन का भी माना जाता है। नवम भाव धर्म का भी माना जाता है। तो नवम भाव जो है वो महत्वपूर्ण भाव माना गया है। उसके बाद में दसम भाव जो है वो कर्म का भाव है। उससे आदमी का जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है, काल पुरुष के हिसाब से दसम भाव जो है वो घुटने का है। मनुष्य को जितना भी जो कर्म करना है उसके लिए उसको उसके पैर मजबूत होने चाहिए, उसके घुटने मजबूत होने चाहिए, ताकि वो
यात्राएं कर सके, सब कुछ कर सके, भ्रमण कर सके। और जितना वो भ्रमण कर सकता है, उतनी यात्राएं कर सकता है, उतना वो कर्म करेगा। कर्म करने के लिए उसके हमारे बोलते हैं कि कर्म करने के लिए आदमी के पैरों में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और पैरों का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो घुटने पे आता है, सारा बोझ जो आता है। इसलिए दसम भाव बलि होना ज़रूरी है। 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है। 11वें भाव को लाभ भाव बोला जाता है। कर्म का जो सारा किसी भी भाव से उसका 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ से लालच उत्पन्न होता है। 11वां भाव जो है एम्बिशियस है। 11वां भाव लालच होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को प्राप्त करके और किसी चीज़ को देख करके अनुभव करके उसके बावजूद भी अगर हमारी भावनाएं पे हम नियंत्रण नहीं कर सके तो वो फिर लालच का रूप ले लेती है, वो मोह का रूप ले लेती है। और उसको हम उस मोह और लालच के अंदर बंद करके बार बार करते हैं। ये 11वां भाव करवाता है। 11वां भाव जो है वो महत्वाकांक्षा है। अगर वैसे देखा जाए तो चतुर्थ भाव जो प्रजा का है, 10वां भाव पार्लियामेंट है, 11वां भाव पद का है। 11वें भाव से किसी भी आदमी के पद की प्राप्ति कितनी वो उच्चता को प्राप्त करेगा, उसके लिए 11वां भाव महत्वपूर्ण माना गया है। और 12वां भाव जो है वो मोक्ष का माना गया है। 12वां भाव व्यव है, वो लगन का क्षय जो है वो 12वां भाव। 12वां भाव व्यव है, 12वां भाव मोक्ष है। 12वें भाव से हम ये भी समझ सकते हैं कि आदमी का जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो भी बार फिजिकल मूवमेंट को अगर रिस्ट्रिक्टेड होता है वो 12वें भाव से होता है। जैसे बंधन योग होता है या हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ये भी 12वां भाव है। आप धार्मिक खर्च करते हैं वो भी 12वां भाव है। आप विदेश यात्राएं करते हैं वो भी 12वां भाव है। 12वां भाव जो है वो आपकी मातृभूमि से छोड़ करके आपका विदेश भूमि को रिफ्लेक्ट करता है। कुंडली को ना 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों को ये चीज़ समझाते हैं कि कुंडली 2 हिस्सों में बांटी जाती है। एक होता है हमारा डे हेमिस्फीयर, एक होता है नाइट हेमिस्फीयर। ये जो नाइट हेमिस्फीयर है, कुंडली के 1 से लेके 7 जो भाव हैं ये है आपके नाइट हेमिस्फीयर। 8 से लेके 12 तक जो भाव हैं वो है आपके डे हेमिस्फीयर। यानी कि ये वो हिडन पार्ट है जो हमारा इनर पार्ट है, जो किसी को नहीं पता है। तो कुंडली को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि एक तो आपका जो सोशल लाइफ कैसी है, आपकी सोशल लाइफ और आपकी प्राइवेट लाइफ में दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो वो जो सोशल लाइफ है वो हमारा 1 से लेकर 7 डे हेमिस्फीयर, जिसको हम डे का दर्जा देते हैं, और एक नाइट हेमिस्फीयर है जो हम हमारी ज़िंदगी का वो पार्ट, वो हिस्सा जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे इनर में, मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, मुझे पता है, सिर्फ वो किसी को भी पता नहीं है। अनटिल अनलेस मैं उससे किसी से शेयर ना करूं। लेकिन कुदरती अगर बात की जाए तो 2 हिस्सों में अगर बांटे तो ये जो एक हिस्सा है वो दिन का है, एक हिस्सा रात का है। एक ऊपरी हिस्सा है और एक धरती के नीचे वाला हिस्सा है। इसको आप ऐसे आप समझ लीजिए कि एक जो आपको लोग आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, एक वो पर्सनैलिटी जो लोगों को आपकी पता ही नहीं है। तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि सूर्य दक्षिणपंथी है। सूर्य जो है वो अपनी यात्रा दक्षिण की तरफ से करता है। जो सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ से करता है और हम दक्षिणपंथी हैं, इसलिए सारे ग्रह जो हैं वो दक्षिणपंथी हैं। सारे ग्रह, जैसे हम अगर किसी भी चीज़ को अगर हम ऐसे अगर ऊपर, जैसे एक भंवरा है उसको हम पकड़ करके अगर ऊपर उड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो नीचे गिरता है तो वो दाहिनी तरफ होकर के गिरता है। तो ये साइंस के हिसाब से भी आप ये कह सकते हैं कि जो भी जैसे दक्षिणवर्ती जो शंख होता है, दक्षिणवर्ती जो भी चीज़ें होती है वो हम ज़्यादा प्रकृति के अनुरूप माना जाता है। इसलिए प्रकृति का जो स्वरूप है या प्रकृति का जो फंक्शन है वो राइटिस्ट है। इसलिए हम लोग दक्षिणपंथी है। हम लोग हर काम को राइट से शुरू करते हैं, हम परिक्रमा राइट से करते हैं। आप घड़ी देखते हैं क्लॉकवाइज तो वो राइट से मूव करती है। ये पूरा का पूरा जो है वो राइट से मूव करता है। फिर जब सूर्यास्त होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तब वो वामपंथ का जो उस वक्त वो वामपंथी हो जाता है। जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो बाईं तरफ से होकर के घूम के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो ऊपर जा नहीं सकती, उसे अल्टीमेटली नीचे आना है। तो ये मूल प्रकृति है किसी भी चीज़ की। तो इसके लिए ये राशियाँ जो है वो ये हमेशा विपरीत चलती है और ग्रह जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप ये देखिए, लगन और सूर्य जो है, लगन मतलब पृथ्वी है, लगन मतलब शरीर है। और ये सबसे बड़ा भ्रम है एस्ट्रोलॉजी का कि हर मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो जो है
ऐसा काम कर रहा है या वो ऐसा है कि दुनिया उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, या वो खुद को ऐसा समझता है या खुद ऐसा कार्य करेगा कि दुनिया उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया उसके चक्कर नहीं लगाती है, वो खुद दुनिया के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे हमें यह लगता है, ये भ्रम है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जबकि हकीकत में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो ये भ्रम जो है वही भ्रम मनुष्य के अंदर, जो एस्ट्रोनॉमिकल भ्रम आया है, वो मनुष्य के अंदर भी वो भ्रम देखा जाता है। सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है, पूर्व में होकर के वो दक्षिण में जाता है, दक्षिण में होकर के पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होकर के उत्तर में वो मिडनाइट बनता है। इस प्रकार से ये पूरा सूर्य का एक परिक्रमा, पृथ्वी की एक परिक्रमा एक दिन की होती है पूरी। और 12 भाव है और 360 टोटल एक दिन के अंदर आपका 720 मिनट दिन के होते हैं, 720 मिनट रात के होते हैं, टोटल 1440 मिनट हैं आपके। अब 1440 मिनट को 360 से आपको डिवाइड करना, तो 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। सूर्य जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति हम पकड़ते हैं, तो 14 जनवरी को जो सूर्योदय होगा वो मकर राशि के अंदर उदय होगा उसका। 14 जनवरी को सूर्य प्रथम भाव में उदय होगा। उसके बाद में फिर वो जैसे जैसे आप एक एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक डिग्री पीछे होता जाएगा और वो सूर्य आगे सूर्य वहीं उदय होगा, राशियाँ आगे से आगे बढ़ती जाएगी। 14 फरवरी को सूर्य वहीं पे कुंभ राशि में उदय होगा। उसके बाद में 14 मार्च को वो इसमें मीन राशि में होगा, फिर मेष राशि में होगा, फिर वृषभ राशि में होगा, और बाकी की जो स्थितियां हैं वो उसी प्रकार बदलती जाएगी। 120 मिनट का 30 डिग्री, 4 मिनट का जैसे एक डिग्री 4 मिनट और 120 मिनट का टोटल एक राशि है, पूरे एक लगन, एक भाव है 120 मिनट का। उसको अगर हम 120 मिनट है, मतलब 120 मिनट के टोटल आप 12 भाव करोगे तो 1440 मिनट हो जाएगा। यही 12 भाव आपके 12 भाव हो जाएंगे। भाव हमारे एंटी क्लॉक चलते हैं और ग्रह जो हमारे क्लॉकवाइज चलते हैं। भाव इसलिए एंटी क्लॉक चलते हैं क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो धरती है। हम यहाँ से इसको सेंटर मान के सारे ग्रहों की गणना करते हैं। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ धरती रोटेट कर रही होती है तो आकाश में पूर्व की ओर ऊपर तरफ राशियाँ जो है वो मूव कर रही होती हैं। भाव रेफरेंस की वजह से हमें उल्टे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दिखेंगे, और जो ग्रह होते हैं राशियाँ, क्योंकि राशियाँ एक क्रम में चलती हैं, राशियाँ सीधे चलती हैं। जैसे एरीज के बाद आपको टॉरस मिलेगा, टॉरस के बाद आपको जेमिनी मिलेगा, जेमिनी के बाद आपको कैंसर मिलेगा, कैंसर के बाद आपको लियो, लियो के आगे आपको वर्गो मिलेगा, वर्गो के आगे लिब्रा मिलेगा, ऐसे सो ऑन 12 राशि तो आपको जो है हायरार्की सेम मिलेगी। तो भाव उस मूवमेंट की वजह से, उस धरती की मूवमेंट की वजह से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दिखेंगे, और राशियाँ इस हायरार्की की वजह से आपको सीधी जाती हुई दिखेंगी। क्योंकि जो राशियाँ हैं अगर आप आकाश में देखें तो पूर्व से उदय होकर वो आगे की तरफ चलती हुई आपको नजर आती हैं। तो दोनों में फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि इनका जो मूवमेंट है इनका, वो दोनों का रेफरेंस की वजह से डिफरेंट है।